अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को स्टूडेंट्स उर्दू में रसद की लचक कहते हैं। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते किसे हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा था, कानून रसद जिसे हम कहते हैं। तो लॉ ऑफ सप्लाई जो है एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई के जो कानून रसद है वो हमें कीमत और रसद के दरमियान में ताल्लुक़ की वजाहत करता है कि दोनों के दरमियान में पॉजिटिव रिलेशन है कि जब कीमत बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है और जब कीमत कम होती है तो सप्लाई भी कम होती है। यानी लॉ ऑफ सप्लाई हमें दोनों के दरमियान में ताल्लुक़ को बताता है। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में चेंज आती है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैट कि प्राइस में किस रेशो से चेंज आती है और उसकी वजह से सप्लाई में किस रेशो से चेंज आएगी, ये मालूम करने को इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वो मेथड है जो हमें बताएगा, जिसकी मदद से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस रेशो से प्राइस में चेंज आई और उसकी वजह से किस रेशो से सप्लाई में चेंज आई है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले द रेशो ऑफ चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। इसको हम क्वांटिटी सप्लाई भी कह सकते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। अगर हम द रेशो ना लिखें तो उसका मतलब क्या हो गया, चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में चेंज आती है। द रेशो ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज, कि किस रेशो से चेंज आती है उसको मालूम करने को इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई या रसद की लचक कहते हैं। यानी अगर हमने न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना है कि प्राइस में कितनी चेंज आ रही है और उसकी वजह से सेलर सप्लाई कितनी इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो वो किस रेशो से डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, उसको मालूम करने को इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको ये क्लियर होना ज़रूरी है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किसे कहते हैं। अब सवाल ये है कि इसको हम मेजर कैसे करेंगे। तो मेथड्स ऑफ मेजरिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, हम इसको ESB कह सकते हैं, तो मैंने शॉर्ट में ES लिख दिया। देयर आर वेरियस मेथड्स, बहुत बेशुमार मेथड्स होते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन स्टूडेंट्स जो आपकी बुक में हैं वो 3 मेथड इस्तेमाल हुए हैं, तो मैं आपको वो तीनों ही एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन। सबसे पहले बाय मैथमेटिकल फार्मूला, यानी इसमें हम रियाजियाती फार्मूले से करेंगे। दूसरे नंबर पे बाय यूनिटी मेथड, जिसको हम इकाई का तरीका भी कहते हैं, उर्दू मीडियम के लिए भी साथ बता रहा हूँ। और तीसरे नंबर पे बाय परसेंटेज मेथड, यानी जिसको हम उर्दू में फीसदी तरीका भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स हम वन बाय वन इनको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करना सीखेंगे बाय मैथमेटिकल फार्मूला, यानी फार्मूले के तरीके से। स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि जब मैंने आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ाया था तो वहां पर भी मैंने आपको एक फार्मूला कैलकुलेट करना सिखाया था, और वो फार्मूला था ED इक्वल टू P/Q मल्टीप्लाई डेल्टा Q ओवर डेल्टा P। अब वो ही सेम फार्मूला जो आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में यूज़ करते हैं, सेम आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में भी यूज़ करेंगे। चेंजेस कहाँ पे आएगी, ED की जगह हो जाएगा ES, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यानी रसद की लचक जो हमने मालूम करनी है। फार्मूला होगा P/Q मल्टीप्लाई डेल्टा Q ओवर डेल्टा P। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो P है, P यहाँ पे शो करते हैं प्राइस को, यानी चेंज होने से पहले वाली जो कीमत होगी वो। क्यों यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है सप्लाई को, ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई, ये आपने याद रखना है। क्यों यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा यूज होता है चेंज के लिए, जो आपको ट्राइंगल नजर आ रही है इसको डेल्टा पढ़ते हैं, डेल्टा चेंज के लिए यूज होता है, यानी चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई।
जो रसद में तब्दीली आएगी वो हम लिखेंगे, डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस यानी डेल्टा पी, जो प्राइस में चेंज आएगी उसमें हम चेंजेस देख के यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब हमने स्टूडेंट्स इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और सिर्फ समझाने के लिए आपको कि ये वैल्यूज हम कैसे लगाएंगे इसके अंदर, हम खुद से एक अज्यूम कर लेते हैं एक टेबल में हमारे पास दो ही कॉलम होंगे, एक प्राइस का है जो कि रुपीस में है और एक सप्लाई है जो कि क्यू में है, ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। अब हमने जो टेबल बनाना है ये टेबल ऐसा होना चाहिए जो लॉ ऑफ सप्लाई को रिप्रेजेंट करे। तो हम कोई भी वैल्यूज ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल प्राइस 2 है, जब कीमत 2 रुपये थी तो सेलर चीज़ें सेल कर रहा था 10, ये 10 क्वांटिटी है। जो ही प्राइस इंक्रीज होती है 2 से 4 हो जाती है, तो लॉ ऑफ सप्लाई कहता था कि जो ही प्राइस बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरर फ़ौरन अपनी सप्लाई इंक्रीज कर देगा। तो फॉर एग्जांपल वो पहले 10 चीज़ें बेच रहा था तो अब उसने 20 चीज़ें बेचना शुरू कर दी। अब इस फार्मूले में इस टेबल में से सॉरी स्टूडेंट्स, अब हमने 4 चीज़ें निकालनी है, एक पी निकालना है, एक क्यू निकालना है, एक डेल्टा पी निकालना है और एक डेल्टा क्यू निकालना है। सबसे पहले हम P की वैल्यू लिखते हैं। मैंने आपको बताया जो हमारी पहले वाली कीमत होगी वो यानी बिफोर चेंज होने से पहले वो हमारे पास 2 है, वो हमारे पास प्राइस आ गई। चेंज होने से पहले जो क्वांटिटी है वो Q है, वो आ गया। अब चेंज कैसे निकालते हैं? चेंज इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज़। जब भी आप किसी चीज़ में चेंज कैलकुलेट करते हैं तो चेंज दो वैल्यूज़ का फ़र्क होता है और फ़र्क निकालने के लिए आपको माइनस करना पड़ता है। देखें प्राइस पहले 2 थी, अब बढ़ के होगी 4। बताएं कितने का चेंज आया इसमें? तो आप देखेंगे इसमें 2 का चेंज आया। तो वो 2 हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जो बाद वाली वैल्यू है सेकंड वैल्यू, उसमें से पहली वैल्यू को माइनस कर दें तो वो चेंज कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि वो इंक्रीज हुआ है तो पॉजिटिव चेंज। सप्लाई पहले 10 थी, अब 20 हो गई, तो कितने का चेंज आया? 10 का। कैसे? सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस कर दें तो आपको खुद ब खुद चेंज कैलकुलेट करना आ जाएगा। अब ये जो वैल्यूज आ गई स्टूडेंट्स, पुटिंग द वैल्यूज इन फार्मूला। अब इसके नीचे फार्मूला दोबारा लिखेंगे। पुट करता हूँ, पी की जगह आ गया स्टूडेंट्स 2, क्यू की जगह आ गया हमारे पास 10, डेल्टा क्यू आ गया 10, डेल्टा पी आ गया हमारे पास 2। अगर हम इसको क्रॉस कटिंग करते हैं तो हमारे पास आंसर आ गया 1। अब ये पॉजिटिव होगा क्योंकि रिलेशन पॉजिटिव है। आपको याद होगा जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करते थे तो नेगेटिव आता था क्योंकि उनमें रिलेशन नेगेटिव था, फिर माइनस साइन इग्नोर करते तो यहाँ पे ऐसा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 1 आ गया, ये 1 का मतलब क्या हो गया? यानी हमारी इलास्टिसिटी क्या आ गई है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू यूनिटी, यानी रसद की लचक इकाई के बराबर। अब ये 1 शो क्या कर रहा है? मैंने आपको याद होगा स्टूडेंट्स 3 कोएफिशिएंट्स पढ़ाए थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कि हमारे 3 पॉसिबिलिटीज हैं जो हमने हिस्टोरिकल वैल्यूज कैलकुलेट की हुई हैं ऑलरेडी, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। तो इक्वल टू 1 के बारे में मैंने बताया था कि जब भी इक्वल टू 1 आता है तो उसका मतलब ये है कि जिस रेशो से प्राइस में चेंज आई है उसी रेशो से सप्लाई में भी चेंज आई है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि प्राइस एंड सप्लाई चेंज विद द सेम रेशो, देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू यूनिटी, क्योंकि फार्मूला है, फार्मूले में एक वक्त में एक ही आंसर आएगा। अब स्टूडेंट्स हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से कैलकुलेट करना सीखते हैं। दूसरा मेथड है जी बाय यूनिटी मेथड, जिसको उर्दू में हम कहते हैं स्टूडेंट्स इकाई का तरीका। इस मेथड में हमने इनके जो 3 कोएफिशिएंट्स हैं इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, वो हमने सेपरेट पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम सेकंड मेथड का पहला पॉइंट पढ़ते हैं जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू यूनिटी। इसको हम शॉर्ट इस तरह भी लिख सकते हैं ES इक्वल टू 1, यानी उर्दू में ये बनेगा रसद की लचक इकाई के बराबर। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या बताया मैंने आपको कि प्राइस एंड सप्लाई चेंज विद द सेम रेशो, तो हम इसकी मदद से डेफिनेशन बनाते हैं। इफ द रेशो ऑफ चेंज इन सप्लाई इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस। इस तरह से डेफिनेशन याद करें स्टूडेंट्स कि एक डेफिनेशन आप याद करें और बाकी डेफिनेशंस आप उसकी मदद से खुद बना सकें। क्या कहते हैं कि इफ द रेशो ऑफ चेंज इन सप्लाई इज इक्वल टू चेंज, यानी जिस रेशो से प्राइस में चेंज आ रही है अगर वो इक्वल है किससे? चेंज इन सप्लाई से।
ठीक है, यानी प्राइस और सप्लाई में जो चेंज आ रही है वो सेम रेशो से आ रही है, तो उस वक्त हमारी जो इलास्टिसिटी होगी वो इक्वल टू यूनिटी होगी। अब हम इसको टेबल और डायग्राम से सीखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका टेबल बनाना सीखते हैं इक्वल टू यूनिटी का। तो दो कॉलम आ गए हमारे पास, प्राइस है रुपीस में, सप्लाई है क्वांटिटी में। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, प्राइस है 2, ठीक है, 2 रुपीज़, ये याद रखना है। और फर्स्ट करें वो 2 ही चीज़ें मार्केट में सेल कर रहा था। अब ये 2 सेम नहीं है स्टूडेंट्स, ये 2 रुपीज़ है, वो 2 क्वांटिटी है। जो ही प्राइस इंक्रीज होती है, 2 रुपये से बढ़ के 4 रुपये हो जाती है, तो सेलर भी उसकी सप्लाई यानी क्वांटिटी 4 कर देता है। यानी 2 पे 2 कीमत थी तो वो 2 चीज़ें बेच रहा था, जो ही कीमत 4 रुपये हो जाती है वो 4 चीज़ें बेचता है। अब हम इसको, यानी यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आप दोनों में चेंज कैलकुलेट करेंगे तो सेम निकलेगी। अब इसको हम डायग्राम में कैलकुलेट करते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। ये ओरिजिन आ गया हमारे पास, 2 एक्सिस हैं, या सबको क्लियर है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे प्राइस होगी रुपीस में, एक्स एक्सिस पे हमारे पास सप्लाई है क्वांटिटी में। अब प्राइस में हमारे पास 2 और 4 है, तो 2 और 4 हम बना लेते हैं स्टूडेंट्स। और सप्लाई में भी हमारे पास 2 और 4 है। आपको पता है कि डायग्राम हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में बनती है, पहले छोटी वैल्यू फिर बड़ी वैल्यू। अब आपने टेबल को देख के बनाना है। 2 के सामने 2 यानी प्राइस 2 है, तो सप्लाई भी 2 है, आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। जब प्राइस 4 होती है तो सप्लाई भी 4 है, दूसरा पॉइंट मिल गया। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो आपको एक लाइन मिल जाएगी जिसको सप्लाई कर्व या सप्लाई लाइन कहते हैं। इट शोज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1, कि जिस रेशो से प्राइस में चेंज आ रही है उसी रेशो से सप्लाई में भी चेंज आ रही है। इट मीन्स कि प्राइस एंड सप्लाई चेंज विद द सेम रेशो, देन वी कैन से दैट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू यूनिटी। अब इसी मेथड को यानी यूनिटी मेथड का दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन यूनिटी या मोर देन 1, यूनिटी 1 को ही कहते हैं। हम इसको ES ग्रेटर देन 1 भी कह सकते हैं, यानी उर्दू वाले इसको याद रखेंगे, रसद की लचक इकाई से ज़्यादा। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होना चाहिए। ऊपर वाली डेफिनेशन आपको याद है तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। ऊपर हमने पढ़ा इफ द रेशो ऑफ चेंज इन सप्लाईज इक्वल टू चेंज, वो इक्वल था तो इक्वल आ गया। अब क्या हो जाएगी डेफिनेशन, इफ द रेशो ऑफ चेंज इन सप्लाई इज मोर देन या ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस, यानी अगर कीमत के मुकाबले में रसद में ज़्यादा शरह से तब्दीली आए, यानी प्राइस के मुकाबले में सप्लाई ज़्यादा रेशो से चेंज हो जाए, तो उस वक्त जो हमारी इलास्टिसिटी होगी वो ग्रेटर देन 1 है। अब हम इसको टेबल और डायग्राम से सीखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका टेबल बनाते हैं। 2 कॉलम हो गए हमारे पास, प्राइस, अब मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, P से मैंने शो कर दिया, सप्लाई Q से शो कर दिया, ये क्वांटिटी में हमारे पास। तो प्राइस हमारी जो है ना वो हम वही ले लेते हैं जो पहले है कि कीमत 2 से 4 हमने ले ली। अब प्राइस बढ़ रही है तो लॉ ऑफ सप्लाई के मुताबिक सप्लाई भी बढ़ेगी, लेकिन क्योंकि ये ग्रेटर है तो पहले हमने सप्लाई क्या ली थी यहाँ पे 2, फॉर एग्जाम्पल 2 रुपये कीमत थी तो 2 चीज़ें बेच रहा था, कीमत 4 होगी तो उसने सप्लाई 6 कर दी। यानी सप्लाई में जो चेंज आ रही है वो प्राइस के मुकाबले में ज़्यादा शो करनी है हमने, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि ग्रेटर देन में जो चेंज आएगी वो सप्लाई में ज़्यादा रेशो से आएगी। अब हम इसको डायग्राम में देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये ओरिजिन, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, प्राइस, सप्लाई। प्राइस हमारे पास 2 से 4 है, वो हमने एज इट इज ले ली। अब देखें अगर सप्लाई 2 के बाद पहले 2 आ गया हमारे पास, उसके बाद 6 है, तो आपने 2 के बाद 6 नहीं लिखना, 2 के बाद 2 के डिफरेंस से ही आगे लिखना है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, यही तो हमने उसको दिखाना है कि सप्लाई 4 पे जाने की बजाय ज़्यादा चेंज हो गई। ठीक है, ये याद रखना आपने। तो प्राइस 2 पे 2 है, तो पहला पॉइंट हमारा 2 पे 2 आ गया, उसके बाद 4 पे 6, दूसरा पॉइंट आ गया। अब आप इन दोनों को मिला देंगे तो स्टूडेंट्स आपको एक सप्लाई कर्व मिल जाएगा।
आप थोड़ा सा देखेंगे है तो ये पॉजिटिव स्लोप, लेकिन ये आगे की तरफ ज़्यादा मूव कर रहा है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? उसके बाद तीसरा और आखिरी मेथड है हमारे पास, इसी मेथड का तीसरा पॉइंट जिसे हम कह रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन यूनिटी, यानी ES लेस देन 1। उर्दू वाले इसको याद रखेंगे, रसद की लचक इकाई से कम। डेफिनेशन क्या होगी अब आपको क्लियर है? क्या करेंगे? इफ द रेशो ऑफ चेंज इन सप्लाई इज लेस देन चेंज इन प्राइस। अब देखें स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस तरह से डेफिनेशन पढ़ाई है कि आप एक डेफिनेशन याद करेंगे तो तीनों याद हो जाएंगी कि भाई इक्वल है तो इक्वल आ गया, ग्रेटर है तो ग्रेटर आ गया, लेस है तो लेस आ गया। ठीक है, यानी प्राइस के मुकाबले में जो सप्लाई में चेंज आ रही है वो कम रेशो से आ रही है। ठीक है, ये याद रखना आपने। अब इसको भी हम टेबल और डायग्राम से बना लेते हैं स्टूडेंट्स, प्राइस और सप्लाई। तो प्राइस हमारी 2 है, उसके सामने सप्लाई भी 2 है, हमने वही ले ली। प्राइस बढ़ेगी 2 से 4, सेम ले लिया। अब बताएं क्या होगा? हम क्या कह रहे हैं कि प्राइस के मुकाबले में सप्लाई में चेंज कम रेशो से आएगी। तो जब इक्वल था तो 2 से 4 हो गया, ग्रेटर था तो डबल कर दिया, 2 से 6 कर दिया, तो लेस है तो 2 से 3, लेकिन इंक्रीज ही करना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत से बच्चे सोच रहे होते हैं शायद 1 आएगा, तो लॉ ही गलत हो जाएगा। तो ये याद रखना आपने, लॉ कहता है कि प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, तो प्राइस बढ़ाएंगे तो सप्लाई भी आपने बढ़ाना है। तो 2 के बाद 3, यानी अब अगर आप देखें तो सप्लाई में जो चेंज आ रही है वो प्राइस के मुकाबले में कम रेशो से आ रही है। अब स्टूडेंट्स आप इसको डायग्राम में दिखा दें। ये हमारे पास y एक्सिस, x एक्सिस, प्राइस, सप्लाई। प्राइस हमारे पास 2 से 4 है, सेम एज इट इज़। सप्लाई देखें 2 के बाद 3 नहीं लिखना आपने, 2 के बाद 4 लिखना है। 2 के डिफरेंस से आगे जा रहे हैं ना, 3 कहीं ना कहीं आ गया। ठीक है, तो ये तो हमने उसको दिखाना है कि 2 पे 2 पहला पॉइंट और 4 पे 3, तो 3 2 और 4 का हाफ करेंगे, दोनों के मिड में आता है। तो अब आप इनको आपस में मिला दें, सप्लाई कर्व बन जाएगा लेस देन 1। अब स्टूडेंट्स हमने इस मेथड में तीनों पॉइंट्स पढ़ लिए। यूनिटी मेथड में हमने इक्वल भी पढ़ लिया, इसमें हमने ग्रेटर भी पढ़ लिया, और इसी में हमने लेस देन भी पढ़ लिया। अब मैं आपको एक ही जगह पे एक ही डायग्राम में आपको तीनों भी बना के दिखा सकता हूँ। अब मैं आपको एक ही डायग्राम में अगर तीनों बना के दिखाऊँ, ये देखें, ओरिजिन, y एक्सिस, x एक्सिस, प्राइस, सप्लाई। ये देखें, जब हमने इक्वल पढ़ा था तो हमारा कर्व बिल्कुल दरमियान में था, सप्लाई कर्व। ये हमारा कौन सा है जी? इक्वल। ये आ गया हमारे पास कौन सा वाला? ग्रेटर। ये जो फ्लैटर है ये हमारे पास आ गया लेस देन 1। तो एक जगह पे हमने ये 3 भी मैंने आपको बना कर दिखा दिया। अब स्टूडेंट्स आपकी बुक में जो तीसरा मेथड है वो भी हम सीख लेते हैं, वो है जी बाय परसेंटेज मेथड, यानी फीसदी तरीका। ये भी मैं आपको थोड़ा सा हट के करवाता हूँ, आपको आसान तरीके से बताता हूँ। इस मेथड में भी आपने तीनों पॉइंट्स से ही पढ़ना है। सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू यूनिटी, या मैंने पूरा लिखने के बजाय उसको सिंबल में शो कर दिया। तो क्या बताया मैंने? इक्वल टू यूनिटी का मतलब क्या है कि प्राइस और सप्लाई में जो चेंज आ रही है वो सेम रेशो से आ रही है। तो भाई यही तो आपने यूनिटी मेथड में भी पढ़ा है, तो फिर इसमें क्या चेंज है, इसमें क्या फ़र्क है? इसमें आपने बताना है कि जो चेंज आ रही है वो परसेंटेज में आ रही है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है, उसी तरह आपने बताना है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन याद करना सिखाता हूँ। इफ़ परसेंटेज, वर्डिंग में भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, मैंने उसका सिंबल यूज़ किया। चेंज, आप चेंज वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। इफ़ परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, ठीक है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा? इक्वल पढ़ रहे हैं ना, इज इक्वल, इक्वल को भी आप सिंबल में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू आगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको आप स्टूडेंट्स वर्डिंग में याद कर लीजिएगा, मैंने आपको याद कराने के लिए आपको सिंबल्स में बता दिया। इफ़ परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, उर्दू मीडियम वाले भी कर सकते हैं,
कि अगर कीमत में फ़ीसद तब्दीली और रसद में फ़ीसद तब्दीली बराबर शरह से हो तो उसे रसद की लचक इकाई के बराबर कहते हैं। दूसरा क्या आ गया स्टूडेंट्स, ES ग्रेटर देन 1। अब बताएं, ये आप खुद लिख सकते हैं, इफ़ परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज़ ग्रेटर, तो ग्रेटर देन आ जाएगा, यानी मोर देन भी लिख सकते हैं आप, मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी अगर कीमत में फ़ीसद तब्दीली के मुकाबले में रसद में फ़ीसद तब्दीली ज़्यादा शरह से हो। मैं साथ में इसलिए बता रहा हूँ कि उर्दू मीडियम वाले भी कर सकते हैं। लेस देन 1, अब क्या होगा, बहुत आसान है, आप खुद कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज़ लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी एक याद करें तो उसी में आप चेंजेस करके कर सकते हैं इसको। ये हमने तीनों की डेफिनेशंस पढ़ ली परसेंटेज मेथड में। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स परसेंटेज मेथड में भी हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला क्या है, ES जो हमने मालूम करना है, इलास्टिसिटी सप्लाई, रसद की लचक। फार्मूला याद करने का तरीका, चेंज किस में कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट्स, सप्लाई में, तो फार्मूला क्या बनेगा, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, और किसके बिहाफ पे चेंज आ रही है, प्राइस के बिहाफ पे, तो डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये देखें मैंने इसीलिए तो सिंबल में कराया कि आपको याद करना भी आसान हो जाए डेफिनेशंस को, ठीक है। यानी फार्मूला क्या बन गया, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब हमने इस फार्मूले को कैलकुलेट करने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं खुद से और बता देते हैं कि भाई इसको कैलकुलेट कैसे हम करेंगे। अगर हमने इस फार्मूले को कैलकुलेट करना स्टूडेंट्स, यानी ये देखें हमने इलास्टिसिटी और सप्लाई मालूम करना ना, तो दो चीज़ें चाहिए, चेंज इन सप्लाई परसेंटेज और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी आपको पास अगर दो चीज़ें हों, परसेंटेज चेंज इन प्राइस और एक परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, तो आप सप्लाई की चेंज को ऊपर रखें, प्राइस की चेंज पर डिवाइड कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ले स्टूडेंट्स, अब हम तीनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी प्राइस के अंदर कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं, उसकी प्राइस में चेंज आती है 10%। अब मैंने परसेंटेज लिख दिया, अगर ना भी लिखता तो ऊपर कंफर्म था कि चेंज परसेंटेज में, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा हुआ है। प्राइस में चेंज आ रही है 10% और सप्लाई में भी चेंज आ रही है 10%, तो अगर मैं फार्मूले में पुट करूं 10% डिवाइड बाय 10%, तो 1 आ गया, क्योंकि दोनों में सेम चेंज आ रही है, तो मैंने इसका मतलब 1 आ जाएगा, तो हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1 है। बहुत आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगर प्राइस में चेंज आ रही है 10% और सप्लाई में चेंज आ रही 15%, तो 15% को ऊपर रखेंगे, सप्लाई में चेंज ऊपर आ गई, 10% पर डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया 1.5। 1.55 शोज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1, ठीक है। प्राइस में चेंज आ रही है 10%, सप्लाई में चेंज आ रही है 5%, 10 से कम ले लें, तो ये नहीं है कि बड़ी वैल्यू ऊपर रखनी है, सप्लाई ऊपर रखनी है फार्मूले के मुताबिक। तो 5% डिवाइड बाय 10%, इट शोज द 0.5 शोज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1। तो कोई भी वैल्यूज़ रखकर, क्योंकि हमने खुद से बनाया है, तो कोई भी वैल्यूज़ रखकर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स 3 मेथड्स थे आपकी बुक में, मैंने आपको तीनों ही पढ़ा दिए। पहले मैथमेटिकल फार्मूले से, दूसरा यूनिटी मेथड से और तीसरा परसेंटेज मेथड से। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपने इसको घर में लाजमी सीखना है, सॉल्व करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।